दोस्तों, मैं आज आपके साथ पंजाब में आने वाली बाढ़, बाढ़ के कारण हुआ नुकसान और बाढ़ के आने के कारण क्या है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आज आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। पंजाब में औसतन बारिश इन दिनों में मॉनसून के समय में 3.45 के करीब हुआ करती थी, जो इस बार 40.1 मिलीमीटर के करीब हुई। अर्थात ये कम से कम 700 गुना एवरेज से ज्यादा हुई। हिमाचल में जहां 5.2 मिलीमीटर बारिश हुआ करती थी, इस बार ये इसी तरह पंजाब की तरह वहां पर 35 mm के ऊपर बारिश हुई, जो कि 600% ज्यादा थी। और हरियाणा में जहां पे 2.9 के करीब मिलीमीटर बारिश एवरेज हुआ करती थी, इस बार ये 26 mm के करीब हुई। अर्थात वहां पर भी 600% ज्यादा थी। पंजाब के खास तौर पर 28, 29 और 30 अगस्त में इतनी मूसलाधार बारिश हुई, उस दिन तो ये सारा रिकॉर्ड इसने तोड़ के रख दिया। 1988 में कहते हैं ऐसी बाढ़ आई थी, और 1988 के बाद अब ये बाढ़ देखने को मिली है। लेकिन इस बाढ़ में सबसे अधिक कारण क्या रहे और किस प्रकार ये बाढ़ का रूप धारण करती है बारिश, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पंजाब को ज्योग्राफिकल स्थिति को समझना होगा। पंजाब 5 नदियों का देश, जिसमें ये 5 नदियां जो हैं, ये है झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलुज, और इसके ऊपर ये है ब्यास। सबसे पहले जो रिवर आती है वो है सिंध, जिसके कारण भारत को नाम भी मिला हिंद, क्योंकि जब कहते ग्रीक शायद दे कुड नॉट प्रोनाउंस सिंध, सो दे प्रोनाउंस्ड इट एज इंद, और इंद से हिंद बन गया। ये अलग बात है। यहां पे आए, ये 5 दरिया का देश, जिसे पंच जमा आब, आब का मतलब है अरबी भाषा में पानी, 5 नदियों का देश। इसे प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु के नाम से भी जाना गया। सप्त सिंधु मीन्स 7 नदियों वाला देश। 7 नदियां कौन सी? सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और यहां पे एक नदी चलती थी घग्गर, जो सरस्वती आज नहीं है, सरस्वती की जगह घग्गर और हाकड़ा वैली ने ले ली है। इसके कारण इसे सप्तसिंधु कहते थे। इसे पंचनाद भी कहा जाता था। नाद फिर नदियों के कारण 5 नदियों का देश। अब ये 5 नदियां जो हैं, मुख्य तौर पर ये पंजाब का मेन भाग है। ये 5 नदियां जो हैं हिमालय से निकलती हैं। इसके अलावा अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो गंगा, जमुना, ये भी हिमालय से निकलती हैं। हिमालय में बर्फ के पिघलने से ये नदियां बनती हैं, इसलिए ये सारा साल बहने वाली नदियां हैं। इन्हें पीरियड रिवर्स भी कहा जाता है। यहां पर मैं रोकते हुए मैं अब आपको भारत की इन नदियों के महत्वपूर्ण बांध के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। यहां पे जब ये मोड़ मुड़ता है सतलुज नदी का, तो यहां पे बड़ा महत्वपूर्ण बांध है, जिसे भाखड़ा बांध कहते हैं। और यहां पे इसी के साथ नंगल भी है, एक छोटा सा, ये नंगल है। यहां से निकलते हुए ये जो जोड़ बनता है, ये जोड़ जो है, ये हरिके जगह, हरिके, यहां पे हेडक्वार्टर्स, वाटर हेडक्वार्टर्स है, और यहां पे रिजर्वॉयर है बड़ा, जहां पे पंछी आके रहते हैं, हर साल आते हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन गया हुआ है। अब ऊपर चलते हैं हम। यहां पे पंडोह डैम जो है, ये ब्यास नदी के ऊपर है, और इसी के साथ पौंग डैम है। ये दोनों डैम जो है, एक मंडी में है कांगड़ा में, और एक कांगड़ा में है। और यहां पे जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है रंजीत सागर डैम।
ये सबसे महत्वपूर्ण डैम है पंजाब के। और मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं उनको बड़ी हैरानगी होगी, भाखड़ा डैम जो है ये था तो पहले पंजाब में, जब 1960 में पंजाब का विभाजन हुआ, हिमाचल हरियाणा सेपरेट हो गए, आज ये बिलासपुर में हिमाचल का हिस्सा है। सर छोटू राम जो हरियाणा के ही पैदा होने वाले थे, ये इस बांध को बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। छोटू राम जो थे, इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए की थी, इन्होंने एग्रीकल्चरल यूनियनिस्ट पार्टी भी बनाई थी और सिकंदर हयात खां के साथ मिलकर इस यूनियनिस्ट पार्टी में बाद में इलेक्शन भी लड़े थे और सिकंदर हयात खान के साथ इन्होंने मिनिस्ट्री भी ली थी और 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। सर छोटू जो थे, छोटू राम, इनकी सबसे बड़ी देन ये थी कि इन्होंने बिलासपुर के राजा के साथ भाखड़ा डैम के बारे में 1928 में ही बातचीत शुरू कर दी थी और इसका सारा प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार कर लिया। 1948 में जब भारत आजाद हुआ तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रोजेक्ट को भाखड़ा डैम का नाम देके आगे बढ़ाया। 1963 में ये डैम बन के तैयार हुआ। भारत का सबसे विशाल और ऊंचा डैम भाखड़ा डैम है। इस डैम के कारण पंजाब में आने वाली जो हर साल बाढ़ आया करती थी वो रुक गई, नदियों का पानी जो है वो संचालित कर लिया गया, नहरें निकाली गई जो किसानों की कृषि के लिए मदददायक सिद्ध हुई और यहाँ से बहुत बिजली पैदा होती जो सारे पंजाब को दी जाती है और हिमाचल को भी दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पौंग एंड पंडोह डैम। ये भी हिमाचल में है, एक मंडी में है और एक कांगड़ा में। रंजीत सागर डैम जम्मू कश्मीर पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है। पंजाब में कुल 14 डैम हैं। मैं उन डैम्स के नाम बता रहा हूं, उनको याद करने के लिए हमने छोटा सा एक फॉर्मूला बनाया था, दे रहा हूं, डीजे एमपी। ये टोटल हो गए 8 डैम, सबकी पावर 2, हर एक में 2 है। जैसे धमसल एंड धोलबाल, देन जयंती एंड जनौरी, देन मैली एंड मिर्जापुर, देन पतियारी एंड पर्च, और 4 एस के नाम आ जाएंगे। एस हमने रंजीत सागर डैम, देन सालेराम, देन शाहपुर कंडी, देन सिसवान, ये 4 आ गए। और एस, टी से थाने और सी से चौहाल। ये सिंपल सा फॉर्मूला है 14 डैम्स के नाम याद करने के लिए। और मैं इसके बारे में एक छोटी सी और आपको एब्रीवेशन बताता हूं। इन 14 में से 7 जो हैं होशियारपुर में पढ़ते हैं, 4 जो हैं वो खरड़ में पढ़ते हैं, 2 पठानकोट में और 1 गढ़शंकर। यही कंपटीशन के सवाल हैं जिनमें ये पूछे जाते हैं। भारत की मॉनसून के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये मैप है भारत का, हंसना नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश है इसे बनाने की। मैं बिल्कुल वैसा तो नहीं बना सकता, लेकिन समझाने के लिए आपको ये मैप बनाना जरूरी है। ये भारत का मैप है। इस मैप को समझने के लिए वेस्टर्न घाट्स, और ये है ईस्टर्न घाट्स, और ये है हिमालयास, और यहां पे है अरावली पर्वत, और ये है विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये सब पहाड़ियां जो ग्रीन लाइन से मैंने बनाई हैं। मैं अब मॉनसून साइकिल आपको समझाने जा रहा हूं। मॉनसून साइकिल, अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। गर्मियों में मई जून के महीने में यहां पे सारे गर्मी हो जाती है, गर्म हवाएं उठती हैं। समुंदर में हवाएं नरम और भारी होती हैं। ये हवाएं इधर से उठ के इधर कब्जा करने के लिए जाती हैं और सबसे पहले वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और सबसे अधिक यहाँ पे बारिश करती हैं। ये जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में मुंबई से लेके एंड तक केरल तक ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ से हवाएं आगे निकलती हैं। बहुत कम बारिश, क्योंकि ये बारिश करके आई हैं
इनमें पानी की नमी खत्म हो चुकी है, अब ये आगे जाती हैं, सूखी होने के कारण ये ज्यादा बारिश नहीं करती, फिर समुद्र में मिलती हैं और फिर समुद्र से मिलके ऊपर चलती हैं और असम, मिजोरम, नागालैंड यहां से होती हुई यहां पे पहाड़ों के साथ टकराती हैं। चिरापुंजी में सबसे अधिक बारिश करती हैं और बारिश करने के बाद ये हवाएं पहाड़ के साथ साथ, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है, उसे क्रॉस नहीं कर सकती, ये सारे यूपी बिहार में बारिश करते हुए जम्मू कश्मीर, वहां से हिमाचल, हिमाचल से पंजाब और फिर अरावली पर्वत के साथ, क्योंकि अरावली पर्वत पैरेलल खड़ा है, पैरेलल खड़ा होने के कारण वो इन हवाओं को रोक नहीं सकता, वहां बारिश नहीं होती, तभी यहाँ पे मरुथल है, राजस्थान का एरिया। आगे जाते हैं तो यहाँ पर विंध्याचल की जो सतपुड़ा की पहाड़ियां, यहाँ पे बहुत थोड़ी बारिश होती है, ये सूखा फिर समुद्र में दाखिल हो जाती है। दिस इज नोन एज मॉनसून साइकिल, जो जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। दोस्तों, इस बार पंजाब में हमने अभी पहले बात की कि इतनी ज्यादा बारिश हुई, औसतन से 600 गुना, 1000 गुना, 800 गुना ज्यादा, जिसके कारण बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन गई। बाढ़ को रोकने के लिए पंजाब में बांध बनाए गए थे, में आ रहे पानी को जो बहुत अत्यधिक आता है। बांध का पर्पस ही यही है कि पानी को रोकना, संचालित करना, जरूरत के मुताबिक उसे छोड़ देना। बांध के ऊपर बिजली बनाई जाती है। मैं अब छोटा सा एक आपको नक्शा उदाहरण के तौर पे देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नदी आ रही है, इसके पानी को ऐसे बांध बनाकर रोक लिया जाता है और संचालित करने के लिए इसे थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। यहां पर टरबाइन्स लगाई जाती हैं, आप समझ लो चक्री लगाई जाती है, जिसके ऊपर पानी गिरता है और बिजली पैदा होती है। ये पानी जो है आगे ये खेतों को चला जाता है। खेतों में किसान क्या करते हैं, नहरें बनाते हैं। नहरें बनी भी हुई है, अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है, कुछ बनाई भी जाती हैं। ये नहरें जो है बड़ी पुरानी है, 1930 में, 28 में, उससे पहले 1870-78 में भी इनका निर्माण शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने बनवाई थी, क्योंकि पंजाब कृषि प्रधान देश था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। ये नहरों पे मिट्टी आती है पहाड़ों से, बारिश का पानी अपने साथ मिट्टी भी और पत्थर लेके आता है, और ये जो सिल्ट उसे कहते हैं, ये मैदानी इलाके में लाके बिछा देता है। नहरों में भी ये सिल्ट जम जाती है, जिसके कारण पानी ऊपर आ जाता है, जमीन जो है भर जाती है। उसको समय समय पे साफ करना होता है। ये बड़ा जरूरी है। ये एस्पेक्ट मैं बाद में बोलूंगा। अभी हम आगे चलते हैं। ये डैम्स हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया होशियारपुर में 7 डैम्स हैं, खरड़ में 4, पठानकोट में 2 और एक गढ़शंकर में। ये जो डैम हैं, ये सारे के सारे सतलुज और ब्यास नदी के बीच में बने हुए हैं। ये सतलुज और ब्यास नदी के बीच में बने हुए हैं। सतलुज और ब्यास नदी के बीच में बने हुए हैं। और ये रंजीत सागर डैम और माधोपुर सेपरेट है। माधोपुर डैम नहीं है, हाइड्रो वर्क है। हरि के भी डैम नहीं है, हाइड्रो वर्क है। बाढ़ आने का कारण क्या बनता है? सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट ये है कि कोई 1000 मीटर ऊपर जमीन से, कोई 2000-1500 मीटर के ऊपर एक बादल जो बहुत ज्यादा पानी से भरा पड़ा है, एक और बादल के साथ जिसमें पानी की नमी कम है, ये दोनों टकराते हैं और ये बादल फट जाता है। इस बादल के फटने से 100 mm अर्थात 4 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। और ये टाइम पीरियड जो नोट किया, 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर ये पानी जो है इकट्ठा होकर गिरता है। एरिया इसका लिया गया है 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर, कभी ये 6 किलोमीटर का रेडियस बना लेता है, जहां पर ये इतनी जोर से पानी गिरेगा और उसके नीचे अगर कोई पहाड़ है या कोई मकान है, वो तो गिरेगा ही गिरेगा
और ये पानी इतना वेग से बहता है, ये उनको अपने साथ में मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे और जो मकानों का मलबा है उसे अपने साथ बहाता हुआ ले आता है, क्योंकि पहाड़ों पे ये अक्सर क्लाउड बर्स्ट होते हैं। इस बार 45 क्लाउड बर्स्ट हुए। अब जरा बात करें फ्लैश फ्लड की। व्हाट इज अ फ्लैश फ्लड? क्या है? बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, बिजली चमक रही है, ट्रेमर हो रहे हैं, कंपकंपी हो रही, जमीन कांप रही है। इतनी बारिश होती है कि वो मिट्टी को ही उखाड़ देती है। मिट्टी के उखड़ने के साथ पानी मिट्टी के साथ मिलके एक किस्म का परनाला, जिस प्रकार क्लाउड बर्स्ट के समय में एकत्रित पानी होकर बहना शुरू कर देता है, वैसे ही ये बहना शुरू कर देता है। और क्लाउड बर्स्ट की तरह उसमें इतना वेग ज्यादा होता है, इसमें इतना वेग तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि आंधी, तूफान और पानी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, इसकी स्पीड बड़ी तेज होती है। और इस बार 95 फ्लैश फ्लड आए। एंड व्हाट इज लेवी? एक वर्ड में आपको बताता चलूं, लेवीज। ये है जो पानी आया, ये नदियों में गया कुछ तो, और क्योंकि क्लाउड बर्स्ट कहीं अलग होता है, वो तो नदी वाले पानी में तो होता नहीं, नदियों की एक स्पेसिफिक प्लेस होती जहां से निकलती वहीं पे चल पड़ती है, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, यमुना, और इसी प्रकार ब्यास जहां से निकलती है, रावी जहां से निकलती है, वो एक रास्ते को बना के चलती है। वहां पे बारिश पड़ रही है या बर्फ पिघल रही है, उसका पानी धीरे धीरे सिमटा सिमटा नदी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन ये जो फ्लैश फ्लड्स है, क्लाउड बर्स्ट है, ये तो कहीं भी हो सकता है। और ये कहां चले जाते हैं? ये वैसे ही बहता आता है और ये बहता आ रहा है और फ्लड के रूप में आ रहा है। इसको जहां स्थान मिलता है, जहां जगह मिलती है, वहां पे समा जाता है और बहुत सारी नहरों में शामिल हो जाता है। नहरें बहुत अधिक हैं, नहरें जिनका मेन मकसद तो ये था इसके आसपास बांध लगा के, दीवार खड़ी करके या बांध बांध कर पानी को नियंत्रण किया जाता है। लेकिन नहरों में ये मिट्टी वाला पानी, जिसमें पत्थर भी है, लकड़ियां भी है, मलबा भी है, ये आके नहरों में बैठता जाता है और नहरों में मिट्टी का दबाव बढ़ जाता है, पानी ऊपर उठ जाता है और वो लगे हुए बांध को तोड़ देता है। जैसे दुस्सी बांध था अभी पटियाला के पास टूटा, उसने बहुत नुकसान किया। ये नहरों को तोड़ता हुआ ये भी हमारे बांध तोड़कर बाढ़ का कारण बनता है। मैंने आज आपके साथ ये जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, ये थे किस प्रकार पंजाब में बाढ़ आपदा आई, जिसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि भाखड़ा नंगल में जब पानी जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो हमें द्वार खोलने पड़े। पहले 4 द्वार खोले, फिर 6, फिर 12, फिर 15। क्यों? क्योंकि अगर द्वार ना खोलेंगे तो डैम फटने का डर होता है। सो जो ऊपर एक्सेसिव वाटर है उसे छोड़ा जाता है, चेतावनी देके छोड़ा जाता है। लेकिन होता क्या है, जब डैम बनते हैं तो नदियां जो हैं वो सूख जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। अगर पहले नदी का स्वरूप इतना बड़ा था, अब वो कम होकर संकीर्ण हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो जगह खाली बची, इस जगह पे लोग या तो खेती बाड़ी कर लेते हैं या अपने घर या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इनकी भी बड़ी एग्जांपल्स हैं, आप न्यूज में जो मैंने साथ अटैच की आप देख सकते हो। ये जब पानी अब फिर एक बार फैला, ये अपनी जगह लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे तो या तो घर बना हुआ है या खेती बाड़ी की। अगर खेती बाड़ी की वो तो बह गई, और अगर घर बने हैं, अब पानी ने तो जगह बनानी है, या तो वो घर को गिराएगा या अलग जगह बना लेगा। जब अलग जगह बनाएगा तो बाढ़ का रूप धारण कर लेगा। दीज आर द रीजंस फॉर दी, जो इस सारे पंजाब में बाढ़ आई, जो फ्लड्स आए, that is the reason that floods were caused in Punjab due to the excessive rain, cloud burst and flash floods, which caused havoc, which became the natural calamity.
आगे आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं कि बाढ़ पंजाब में पहले नहीं आती, बड़ी बाढ़ आई है, 55 में भी आई, 70 में भी आई, 75 में भी आई, ये पूरे आंकड़े हैं हमारे पास, लेकिन उनका प्रकोप इतना नहीं था जो इस बार इतना हो गया। पहले पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट में से 12 डिस्ट्रिक्ट को बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया, और आज 7 सितंबर 8 सितंबर के बाद सारे पंजाब को बाढ़ ग्रस्त घोषित कर दिया गया। 40 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। 35 लाख हेक्टेयर जिसमें चावल उगाए गए, उनमें से माना जाता है कि 1/4 ऑफ द लैंड हैज बीन रूइंड बाय द फ्लड्स, कवर्ड बाय द फ्लड्स, और चावल इस समय पकने पे आए हुए थे। इस प्रकार पंजाब में इस बार भारी नुकसान देखने को मिला। 3,55,000 लोग अपने घरों से बेघर हुए, और बहुत सी इमदाद लोगों ने भी और सरकार ने भी दी। इन सब बातों के बीच में मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा। हमारे जितने भी लीडर्स हैं, क्योंकि हमने राजनीति में नहीं पढ़ना, हमने ये नहीं कहना कि कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, आपने नहीं किया, हमारे लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर है, और हर एक ने जिससे जो हैसियत थी उसने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। हमारे जितने भी फिल्मी एक्टर्स या कॉमेडियंस, जो कोई भी जितनी समर्थता रखता था, उसने कोशिश की बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए। ट्रैक्टर ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ट्रैक्टर जान बचाने में बड़े सहायक सिद्ध हुए, और मलबा लोगों को इमदाद पहुंचाने में भी बड़े सहायक सिद्ध हुए। डॉक्टर्स की टीम्स वहां जाकर लोगों का मुफ्त इलाज कर रही है, लोगों को राशन बांटा गया। लेकिन ऐसे समय में मैं अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी का जरूर वर्णन करना चाहता हूं। अ वंडरफुल लेडी, डेडिकेटेड एंड वेरी ट्रू टू हर पोस्ट. She did not spare even a single minute in helping the people and visiting the places, especially चमारी पिंड. मैं उसकी बात जरूर करूंगा, चमारी, क्योंकि वो लूना के साथ जुड़ा हुआ है, शिव बटालवी जिसने लूना को पॉपुलर किया था। और ये पिंड विलेज जो था, ये सारा का सारा पानी में, अजनाला सबसे ज्यादा, और उसके बाद डेरा बाबा नानक, ये बड़े विलेजेस थे जो सफर किए। यहाँ पर मैडम डिप्टी कमिश्नर ने पूरी कोशिश की मदद पहुंचाने की, एंड आई रियली सैल्यूट हर एंड सैल्यूट टू हर एफर्ट्स विच प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल टू द पीपल। और मैं ये नहीं कहता कि बाकी डिप्टी कमिश्नर्स ने काम नहीं किया, मैं सबके नाम नीचे लगा रहा हूं, उनकी क्लिपिंग्स। जिन जिन डिप्टी कमिश्नर्स ने या कमिश्नर्स ने, मिनिस्टर्स ने या काउंसलर्स ने जो भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता की है, इसकी कोई कमी नहीं, इसकी किसी प्रकार जितनी भी हम तारीफ करें वो कम नहीं होगी। और यहां ही मैं खत्म करता हूं, क्योंकि मेरा यहां पर्पस था विद्यार्थियों को ये बताने का कि फ्लड्स कैसे आते हैं, क्या कारण है कि फ्लड्स की सिचुएशन बनती है। डैम्स तो फ्लड को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल बारिश में ये डैम्स तो कामयाब रहते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर बारिश हो जाए, जहां 30% बारिश होती थी, वहां पे अगर 1000% बारिश हो जाए, तो वहां पे डैम्स भी जो है वो नाकामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे ये कुदरती आपदा है जिसमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्सर जमीन में से पानी निकालते रहे हैं, हमने कभी मॉनसून का इंतजार नहीं किया। किसान मॉनसून के इंतजार किए बिना जमीन के पानी को लेकर अपनी चावल की फसल को उगाता रहा है, और पानी का स्तर जो कभी 20 फुट नीचे हुआ करता था, आज 350 नीचे चला गया है। ये बातें सोचने की है। कनक को काटते हैं और जो पौधा बाकी बच जाता है, कभी उसकी तूड़ी बनाई जाती थी, पशुओं के चारे के लिए काम में लाई जाती थी, लेकिन आज किसान उसे वहीं खड़ी फसल को आग लगा देता है, जिसके कारण एक तो वातावरण दूषित होता है। लेकिन किसान ने आज अपने आप को 2 फसलों तक महदूद कर लिया है। आगे 6 फसलें 7 फसलें एक्सपेरिमेंट किया जाता था। जमीन को
बदलते बदलते हुए कभी गेहूं लगा लिया, कभी गन्ना बीज लिया, कभी सब्जियां बीज ली, कभी दालें बीज ली, लेकिन आज सिर्फ दो ही फसलें पंजाब की मुख्य रह गई हैं, गेहूं तथा धान चावल जिसे कहते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है हमारी आपदा का। लेकिन इकोलॉजिकल जो चेंज आ रहा है, इसमें हमारा तो कसूर थोड़ा बहुत है ही, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो युद्ध लगातार हो रहे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का था, इजराइल इराक का, ईरान का, सीरिया का, गाजा का, अब तो हमास पे भी उसने आक्रमण कर दिया है, दोहा पे आक्रमण कर दिया है, गाजा पे तो चल ही रहा है, यूक्रेन रशियन वॉर, ये जितने भी युद्ध हैं और सैटेलाइट्स जो हम छोड़ रहे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स के, ये सारा जो है वातावरण के ऊपर भारी पड़ रहा है और हम वातावरण का मिसयूज कर रहे हैं। और एक दिन नतीजा यही होगा कि सारा वातावरण बदल जाएगा। आज ग्लेशियर बड़ी स्पीड से पिघल रहे हैं और अगर ये इसी स्पीड से पिघलते रहे, आने वाले 20 सालों के अंदर अंदर समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और ये जो छोटे छोटे फ्रांस, इटली, इवन बॉम्बे जैसे जो आइलैंड है, ये पानी में डूब जाएंगे। हमें कुछ करना होगा, हमें सोचना होगा, किसी और ने आके नहीं, इंसान को ही इसके ऊपर अपने आप काबू करना होगा। चलो, मेरी एक कोशिश थी आपको ये समझाने की कि क्लाउड बस्ट क्या है, फ्लैश फ्लड्स क्या है, कैसे ये बाढ़ की परिस्थितियां बनती हैं और इनको रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यही है कि अब तो पानी जब उतरेगा तब ज्यादा इमदाद की, मदद की लोगों की जरूरत होगी और तब सरकार को ज्यादा काम करना होगा। थैंक यू सो मच।